हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशन ऑफ फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। यह AQ के सिलेबस पर होगा, उसके पैटर्न पर होगा और हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि वे हैं क्या, कैसे हैं ये, और मैं अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां से उसका आपको आर्टिकल मिल जाएगा, जिसे देखकर आप अपने नोटबुक में उसे कॉपी कर सकते हैं। तो समझाऊंगा मैं, यहाँ लिंक दूंगा, वहां से आप आर्टिकल दे करके नोट डाउन कर सकते हैं अपने बुक में। तो ये बहुत अच्छे से है ना, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो यूजफुल है, जिनका है ना, जिनको वास्तव में पढ़ना है, ताकि हमारा जो एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें हमारा बहुत हेल्प किया जाए। तो क्या है बायोलॉजी, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, बायोलॉजी आपका दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है आपका बायोस और दूसरा है आपका लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी लाइफ और स्टडी। स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी द स्टडी ऑफ लाइफ ही आपका बायोलॉजी है। ओके, लाइफ की जहाँ जहाँ स्टडी होगी वो बायोलॉजी ही आपको कराने वाला है। देखिए, बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ा जाता है। जो चीज़ें पहले थी, लाखों साल पहले थी, और जो चीज़ें अब भी हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन सभी के बारे में, उन सभी की लाइफ की स्टडी, कैसे वे है ना, स्ट्रक्चर था उनका, कैसे उनमें ग्रोथ होता था, ओरिजिन क्या था उनका, वे फंक्शन कैसे करते थे, है ना, उनका वैल्यूएशन कैसे था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बायोलॉजी ही पढ़ाता है ना। तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अब तो पता पड़ गया कि बायोलॉजी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, लाइफ की जहाँ जहाँ बात होगी वहाँ वहाँ बायोलॉजी आएगा, और बायोलॉजी आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएगा। तो केवल लाइफ के बारे में नहीं, इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पर क्या पड़ रहा है, ह्यूमन के लाइफ पर, प्लांट के लाइफ पर, इन सभी चीज़ों के बारे में बायोलॉजी ही आपको पढ़ाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यह आपको बताता है कि कोई चीज़ कैसे वर्क कर रहा है, उनका फंक्शन कैसे है, वे इंटरेक्ट कैसे करते हैं आपके एक दूसरे से, है ना। दो जीव आपके, दो चीज़ें आपके लाइफ के रिलेटेड इंटरेक्ट कैसे करती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपका जो है बायोलॉजी आपको बताता है। ये बहुत ही सब्जेक्ट आपको बहुत सारा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इंजीनियर्स को ये पढ़ना नहीं होता है। लेकिन इसी सेशन में आपको बताऊंगा कि आखिर इस सब्जेक्ट को इंजीनियर्स को क्यों पढ़ाया जाता है ना। तो बायोलॉजी क्या है ना, ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को बेटर मेडिसिन बनाने में, ट्रीटमेंट करने में किसी बीमारी का, है ना। ये समझने के लिए कि उनका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है ना, किसी भी चीज़ का जो भी चेंज हो रहा है उसका लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में बायोलॉजी ही आपको स्टडी कराता है। तो बायोलॉजी एक साइंस है ना, साइंस का एक पार्ट है जहाँ पे आप लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, ये तो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिससे मैंने आपको बताया कि आखिर बायोलॉजी है क्या, और बायोलॉजी की डिफिनीशन भी मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि साइंस और इंजीनियरिंग रिलेटेड कैसे है। देखिए, साइंस और इंजीनियरिंग कहने में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है ना। अगर आप 2 मिनट रुक कर देखें तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपको ना इन दोनों में डिफरेंस है ना। साइंस क्या करता है कि जो साइंस को पढ़ा वो साइंटिस्ट है, और जो इंजीनियरिंग किया वो इंजीनियर है। तो साइंटिस्ट का काम होता है किसी नए चीज़ को डिस्कवर करना, नए प्रिंसिपल्स देना, नए लॉ देना। लेकिन इंजीनियर क्या काम करता है, उस डिस्कवर हुई चीज का, उस प्रिंसिपल्स का, उस लॉ का यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, कोई नया प्रोसेस बनाता है। ठीक है ना। इसमें एग्जांपल के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। पहले ये देखिए कि जो इंजीनियर होता है ना, वो साइंटिस्ट और एक नॉर्मल जो पर्सन है ना, उसके बीच में खड़ा होता है। नॉर्मल पर्सन मतलब आम लोग, ठीक है ना। तो ये जो साइंटिस्ट और आम लोग के बीच में इंजीनियर खड़ा है, क्यों खड़ा है ये? तो इंजीनियर क्या कर रहा है ना, साइंटिस्ट जो भी आपका
डिस्कवर कर रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, लॉज दे रहा है, उस लॉज को यूज करके एक इंजीनियर नए चीज को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, कोई नया प्रोसेस बना रहा है और उस डेवलप की हुई चीज को, है ना, आम लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसे साइंस ने यह बताया या फिर साइंटिस्ट ने यह बताया कि आपका किसी मैग्नेट के चारों तरफ आप अगर कंडक्टर को घुमाएंगे ना तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये प्रिंसिपल किसने दिया? साइंस ने दिया। ठीक है, अब इंजीनियर इस प्रिंसिपल का ले लेगा और इस प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करके उसने क्या बनाया? इलेक्ट्रिक मोटर बनाया, है ना, जनरेटर बनाया, इलेक्ट्रिक फैन को बनाया। और ये सब चीजें किसके लिए हैं? आम जनता के लिए, है ना, आम लोगों के लिए है। तो साइंस का काम है डिस्कवर करना, प्रोसेस को डिस्कवर करना, नए प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करना, नए लॉ देना, और इंजीनियर का काम है उसको उठा करके एग्जीक्यूट करना, नए चीज़ों को डेवलप, प्रोडक्ट को तैयार करना, इंजीनियर का काम है। प्रोडक्ट या फिर कोई प्रोसेस बना देना और उसको आम जनता तक पहुंचा देना, ये इंजीनियर का काम है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि रबर बैंड, है ना, बहुत रबर बैंड जो हम देखते हैं ना, रबर, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप अगर उस पर फोर्स लगाएंगे ना तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, और जैसे ही फोर्स को आप हटा देंगे वो पहले जैसे ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी जो है ना, इस साइंस ने बताया कि इलास्टिसिटी नाम की कोई चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या किया, उस प्रिंसिपल का यूज करके हमने नई नई चीज़ें बना दी। जैसे टायर ट्यूब हो गए, है ना, ट्यूब जो टायर में लगे होते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, वो बना दी। नए नए लचीले जहाँ जहाँ चीज़ें देखेंगे ना जो लचीली हैं, है ना, उन सभी चीज़ों में वही प्रिंसिपल लगता है इलास्टिसिटी का। तो नए नए चीज़ें बनाई हमने उसका यूज करके, है ना। तो जब हमने रबर बैंड से ट्यूब बनाया तो प्रिंसिपल तो वही है। ट्यूब में भी लचीलापन होता है तभी तो वो चल पाता है, तभी वो गाड़ियों में फिट हो पाता है। क्यों? लचीलापन की वजह से। तो मटेरियल भले ही डिफरेंट है, लेकिन ये रबर बैंड था, ये ट्यूब हो गया, तो मटेरियल की क्वालिटी तो डिफरेंट है लेकिन जो प्रिंसिपल्स है ना वो सेम है। तो इस तरह से साइंस और आपका इंजीनियरिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। और इसका आर्टिकल आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं सारी चीजें, वहां से आप उसको देख लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक इंजीनियर का क्या रोल है बायोलॉजी के फील्ड में। तो इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बहुत लोग कहते हैं कि बायोलॉजी क्यों पढ़ाया जा रहा है इंजीनियर्स को, तो उसका जवाब यहीं पे मिल जाएगा आपको। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए या फिर किसी ऐसे डायग्नोसिस सेंटर में जाइए जहाँ पर बहुत सारे जांच होते हैं, यहाँ पर शुगर का टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर, है ना, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर टेस्ट होती हैं वहाँ पे आप जाइए। या किसी हॉस्पिटल में आप अंदर घुसिए तो वहाँ पर आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, आप जितने भी मेडिकल की मशीनें देखेंगे, आप उसको कौन तैयार करता है? उसको एक इंजीनियर तैयार करता है, ठीक है। अब मुझे जब पता रहेगा एक इंजीनियर को, चूंकि इंजीनियर उस मशीन को तैयार करता है, उस तैयार करने का काम इंजीनियर को ही है। अब चूंकि इंजीनियर को ही पता ना रहे एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी के बारे में इंजीनियर्स को पता ही न रहे, तो उस ह्यूमन बॉडी के लिए वो मशीन कैसे तैयार करेगा, है ना। अब ब्लड शुगर टेस्ट कराना है आपको, मशीन तैयार करेगा कौन? इंजीनियर। अब उसे ब्लड के बारे में नहीं पता रहेगा, कैसे वर्क ब्लड, है ना, काम करता है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मशीन कैसे तैयार करेगा? तो इंजीनियर को पता होनी चाहिए, है ना, तभी तो मशीन तैयार कर पाएगा। जब बॉडी के बारे में पता ही ना हो, केवल ह्यूमन बॉडी ही नहीं, प्लांट के बारे में भी, प्लांट के लिए भी तो बहुत सारी मशीनें आती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो इन सब के बारे में इंजीनियर को पता होगा तब तो उनके लिए वो मशीन तैयार कर सकता है। ये तो एग्जाम्पल था आपका। इससे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे थर्मामीटर जो होता है ना, थर्मामीटर, ये क्या करता है? ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आपको पहले कंफर्म मैं कर दूं।
तो ये थर्मामीटर है ना, इसको बनाता कौन है, इसका जो प्रिंसिपल है ना कि ये किस तरह से वर्क करता है थर्मामीटर, ये वर्क करता है जीरोथ लॉ पर। और जीरोथ लॉ आपका थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना होता है। तो जीरोथ लॉ को जब इंजीनियर पढ़ेगा, है ना, और उसके तरह से उस प्रोसेस को, उस प्रिंसिपल्स को पढ़कर जब वो थर्मामीटर तैयार करेगा, तो थर्मामीटर किसके लिए है, मेडिकल पर्पस के लिए, सॉरी मेडिकल पर्पस के लिए है। तो तैयार किया इंजीनियर, लेकिन यूज कहाँ हो रहा है, मेडिकल पर्पस में। तो इस तरह से एक इंजीनियर काम करता है मेडिकल साइंस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बीच में। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और बायोलॉजी के बीच में एक इंजीनियर काम करता है और अपना रोल देता है। देखिए, ये जो इंजीनियर है ना, जो बायोलॉजी की भी स्टडी कर रहा है और इंजीनियरिंग के भी, ऐसा इंजीनियरिंग का ब्रांच बायोलॉजिकल ब्रांच कहलाता है, सॉरी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहलाता है ना। इसमें क्या किया जाता है कि साइंस और इंजीनियरिंग दोनों एक साथ तो आता ही है, साथ में इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल और बायोलॉजी का प्रिंसिपल, ये दोनों एक साथ काम करता है। और इन दोनों साथ जब काम करता है तो एक इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग को भी समझ लेता है, मेडिकल को समझ लेता है, और दोनों नॉलेज के यूज करके वो नई चीज़ें डेवलप करता है मेडिकल के लिए, है ना। ये जो आपका बायोलॉजिकल इंजीनियर है ना, साइंटिस्ट के साथ भी काम करता है, ताकि कोई अगर प्रोसेस मेडिकल साइंस में ऐसा हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, तो वो अपना योगदान दे सके, है ना। आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, बायोलॉजी क्या है और साइंस और इंजीनियरिंग एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, और आपका एक इंजीनियर का क्या रोल है बायोलॉजी के फील्ड में। ओके, अगर आप इस तरह के इंजीनियर बनना चाहते हैं जो मेडिकल के भी स्टडी करें और इंजीनियरिंग के भी स्टडी करें, तो आप बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे और एमटेक कर सकते हैं उस कोर्स में आप, जहां से आप मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और इस तरह की वीडियो हमारे पास आएगी, लिंक पर आप जा करके आप आर्टिकल को देखकर नोट डाउन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।